जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अंदर जो चैप्टर नंबर 1 है प्लांट ब्रीडिंग। उसके अंदर हमने विविधता का उत्पादन तक जो टॉपिक था वहां तक हमने कवर किया था। अब उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हुए हैं। उस टॉपिक के अंदर हमने देखा था कि विविधता का जो उत्पादन जो होता है वो हम 7 तरीके से कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे जो पहली विधि थी उस विधि का नाम था ग्राम्यन, जिसको इंग्लिश के अंदर हम डोमेस्टिकेशन के नाम से जानते हैं। आज इस सेशन के अंदर हम डोमेस्टिकेशन के बारे में विस्तार से एनालिसिस करेंगे कि डोमेस्टिकेशन क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, पौधे के या फसल के ऊपर जब हम ग्राम्यन अपना लेते हैं तब क्या प्रभाव पड़ते हैं, और इससे जुड़ी हुई जो भी अन्य जानकारी होगी वो सारी की सारी आज के सेशन में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। आप भी अपने साथ में कॉपी पेन लेकर बैठेगा, इसके प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो यदि हम बात करें सबसे पहले इसकी परिभाषा की कि ग्राम्यन कहते किसे हैं, तो ग्राम्यन की बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा होती है कि इसकी परिभाषा होती है कोई भी जंगल के अंदर जो पौधा उग रहा है या फसल उग रही है उसको वहाँ से उठाकर, जंगल में जो भी पौधा उग रहा है उस पौधे को उठाकर लेकर जाना और उसकी खेती करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम ग्राम्यन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम्यन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कोई भी हमारे पास में जो जंगली प्रजाति हैं, कोई भी हमारे पास में जंगली प्रजाति की खेती करना, जंगली प्रजाति की खेती करना ही क्या कहलाता है? ग्राम्यन कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्राम्यन कहलाता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो ग्राम्यन की सिंपल सी परिभाषा होती है कोई भी वन है, उस वन के अंदर कोई भी मान लेते हैं जंगली प्रजाति उग रही हैं जो फसल के रूप में हम काउंट करते हैं। ठीक है, उसको वहाँ से उठाकर या फिर उसके बीजों को वहाँ से उठाना, 1000 पौधे उग रहे हैं उसमें से 100 बीजों का चयन करना, उस 100 बीजों या पौधों को वहाँ से उठाकर जहाँ पर हमारा भूमि है वहाँ पर ले जाना, गाँव के पास में जो हमारी भूमि है वहाँ पर ले जाना और उसकी खेती करने लग जाना। उसी क्रिया को किस नाम से जानते हैं? ग्राम्यन के नाम से जानते हैं। तो ग्राम्यन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? विविधता का उत्पादन कर सकते हैं। ये तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्राम्यन से संबंधित जो अन्य जो जानकारी वो हम देखते हैं। पहले ये इसकी परिभाषा कंप्लीट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो ग्राम्यन जो होता है ये पादप प्रजनन जो होता है, ग्राम्यन जो होता है पादप प्रजनन के विकास की पहली अवस्था होती है। ये याद रखिएगा, पादप प्रजनन की इतिहास की यह पहली अवस्था होती है, पहली अवस्था है। सीधे सीधे वन लाइनर एग्जाम के अंदर सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि पादप प्रजनन के अंदर जो इसका इतिहास की पहली अवस्था क्या होती है, तो कौन सी हो जाएगा? वो हो जाएगा ग्राम्यन। इसके इतिहास के पहली अवस्था होती है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके ऊपर आप 5 स्टार से सम्मानित करना है इसको। ठीक है ना, इसको 5 स्टार से सम्मानित करना, इसको अच्छे से 5 स्टार से सम्मानित करना, काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है ये। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ग्राम्यन की परिभाषा और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जो जानकारी थी वो एक लाइन में यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं जब हम वन से किसी पौधे को उठाकर या उसके बीजों को उठाकर लेकर आए, उसकी हम खेती करने लगे, उसी को हमने ग्रामीण कहा। अब जब हम जंगली पौधे को लेकर आए, उसकी खेती करने लगे, तो अब उसका जब हम खेती करने लगे तो उसके बाद में जब हम पर्टिकुलर वो एक फसल के रूप में हम उसको काउंट करने लगे, तो उसके बाद में उन फसल के ऊपर क्या प्रभाव नया पड़ा वो प्रभाव हमें जानना है। ठीक है ना, तो जब हम ग्राम्यन की जो क्रिया करते हैं, जब हमने जंगली प्रजाति की खेती करना आरंभ किया था, आरंभ करने के बाद में जो भी हमने जंगल से पौधे उठाकर लाए थे और खेत में उसको रोप दिए थे या फिर खेत में उसकी फसल लेने लग गए थे, तब उसके दौरान उस फसल में क्या क्या परिवर्तन हुआ या क्या क्या उसके ऊपर प्रभाव पड़ा वो हमको ध्यान रखना है। वो सब के सब किसके अंदर आते हैं? ग्रामीण के अंदर आते हैं। तो ग्रामीण के दौरान जो फसलें होती हैं उन पर पड़ने वाले प्रभाव कि कौन कौन से प्रभाव पड़े थे वो हम याद रखना। ठीक है ना, जब हमने ग्रामीण की जो प्रोसेस होती है वो हमने अप्लाई किया था किसी खेत के अंदर, तो उससे क्या क्या प्रभाव पड़ा था फसलों के ऊपर। पहला जो इसके अंदर जो विसरण की जो क्रिया होती है, विसरण की जो क्रिया होती है, विसरण की क्रिया या तो क्या हो गई, विसरण की जो क्रिया होती है या तो क्या हो गई, समाप्त हो गई, या तो समाप्त हो गई या बिल्कुल ही कम हो गई, या तो समाप्त हो गई या बिल्कुल ही क्या हो गई, कम हो गई। पहला प्रभाव तो ये पड़ा। ठीक है ना, पहला प्रभाव क्या पड़ा, जब हमने
वन से कोई पौधा लाकर उसकी खेती करने लगे तो उसके दौरान उस पर क्या प्रभाव पड़ा, तो जो उसके अंदर जो जंगल के अंदर जो विसरण की जो क्रिया हो रही थी वो खेती करने के दौरान वो विसरण की क्रिया या तो बिल्कुल समाप्त हो गई या फिर बिल्कुल ही कम हो गई, ठीक है ना। हो तो रही है लेकिन वो पहले 100% हो रही थी, अब वो लगभग 90% उसके अंदर कमी आ गई, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर कवर होता है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर क्या प्रभाव पड़ा था, तो दूसरा प्रभाव पड़ा था इसके अंदर साथियों, दूसरा जो प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था इसके अंदर, जो इसके अंदर पहला तो हो जाएगा विसरण की क्रिया समाप्त हो गई या बिल्कुल ही कम हो गई। दूसरा जो होता है वो था इसके जो भी हमारे बीज थे या जो दाने थे, फसल के जो भी दाने थे, फसल के दाने व आमाप, फसल के जो दाने होते हैं उसके फसल के दाने व आमाप में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। क्या हुई थी, वृद्धि हुई, ठीक है ना। ये इसका दूसरा प्रभाव था। जब हमने जंगली प्रजाति को खेती करने लगे तो उसका जो बीज था उसके साइज में भी वृद्धि हुई और उसका जो आमाप जो होता है उसके अंदर भी उसकी आकृति और उसके आकार में भी वृद्धि हुई थी। ये दोनों प्रभाव पड़ते हैं जब हम ग्राम्यन को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों की वजह से क्या होगा, धीरे धीरे फसल के अंदर परिवर्तन हुआ और उसी के वजह से आगे जाकर उस फसल के अंदर विविधता का उत्पादन होने लगा और यही क्या कहलाता है, हमारा ग्राम्यन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे प्रमुख रूप से ये ग्राम्यन होता है और ये इसकी परिभाषा और ये इससे जो भी प्रभाव पड़ते हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, ये जो ग्राम्यन जो होता है उसके अगला प्रकार के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ग्राम्यन जो होता है जनरली साथियों कितने दो प्रकार का होता है। ग्राम्यन जो होता है वो कितने दो प्रकार का होता है। ग्राम्यन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है इसके अंदर प्राकृतिक, ग्राम्यन के जो प्रकार आते हैं वो आता है, एक तो आता है प्राकृतिक वर्ण, ठीक है, और दूसरा जो आता है, एक तो आता है प्राकृतिक वर्ण और एक आता है इसके अंदर कृत्रिम वर्ण। कौन कौन आता है, प्राकृतिक वर्ण और एक आता है इसके अंदर कृत्रिम वर्ण, ठीक है, जिसको इंग्लिश के अंदर हम नेचुरल सिलेक्शन और एक को हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन के नाम से जानते हैं। अब ये जो प्रकार होते हैं उनका जो वर्गीकरण किया गया है ये किसके आधार पर किया गया है, तो ये याद रखिए, ये जो प्रकार ये जो होते हैं इनका जो वर्गीकरण किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है, वर्ण के आधार पर, यानी कि जो इनका हम जंगल से सिलेक्शन करते हैं उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई जंगल है, उस जंगल के अंदर मान लेते हैं हम गेहूं की कई सारी जंगली प्रजातियां वहां पर उग रही है या फिर चावल की कई सारी जंगली प्रजातियां वहां पर उग रही है। अब हम क्या करेंगे, उसमें से मान लेते हैं 5000 जो पौधे हैं वो चावल के वहां पर जंगली प्रजाति के उग रहे हैं। अब जरूरी तो है नहीं कि हम 5000 के जो 5000 पौधे हैं उनके बीज को वहां से उठाएंगे और उसकी खेती करने लग जाएंगे, ऐसा तो हम कभी नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, उसमें से जो भी इच्छित 5000 में से हम मान लेते हैं 500 का हमने अच्छे बीजों का चयन किया और उन बीजों को हमने वहां से ले जाकर उसकी खेती करने लग गए, ठीक है। तो अगर मनुष्य के द्वारा ये जो चयन हो रहा है वो अगर मनुष्य के द्वारा हो रहा है, मनुष्य ने क्या किया, पहले 5000 पौधे थे उनमें से 5000 में से 500 का जो चयन होता है वो किया और उसके बीज निकाले और उसकी खेती करने लगे। अगर ये जो चयन की जो प्रक्रिया हो रही है वो अगर मानव के द्वारा होती है उसे हम बोलते हैं कृत्रिम वर्ण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कृत्रिम वर्ण के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अगर यही प्रक्रिया जो वर्ण की जो क्रिया हो रही है कि 5000 पौधे में से हम 100 बीजों को अलग निकालेंगे, 60 बीजों को अलग निकालेंगे, 500 बीजों को अलग निकालेंगे, वो क्रिया अगर प्राकृतिक माध्यम से हो रही है या फिर प्राकृतिक कारकों की वजह से हो रही है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्राकृतिक वर्ण के नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। तो इनकी सिंपल सी परिभाषा है, ज़्यादा इतना कुछ है नहीं इसके अंदर। जब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, प्राकृतिक वर्ण की, और कृत्रिम वर्ण की तो परिभाषा हो जाएगी जब वर्ण का जो कारण होता है वो प्राकृतिक वातावरण से होता है तो उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक वर्ण। इसके अंदर कौन कौन से कारक आते हैं वो याद रखने हैं हमको, ठीक है ना। इसके अंदर कौन कौन से कारक आते हैं वो हमें सबसे महत्वपूर्ण है वो याद रखने हैं। तो प्राकृतिक वर्ण जो होता है वो किन किन माध्यम से हो सकता है, तो एक तो हो सकता है वो जलवायु के द्वारा हो सकता है। किसके द्वारा हो सकता है, जलवायु के द्वारा हो सकता है। एक हो सकता है वो मृदा के द्वारा, ठीक है, मृदा के द्वारा हो सकता है। और तीसरा हो सकता है वो यह जैविक घटक की वजह से, जैविक घटक या फिर जैविक कारकों की वजह से ये हमारे प्राकृतिक वर्ण की प्रोसेस हो सकती है ग्रामीण के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं कृत्रिम वर्ण क्या हो जाएगा, तो मानव के द्वारा होने वाला वर्ण, मानव द्वारा होने वाला जो वर्ण होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम कृत्रिम वर्ण के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रमुख कारक याद रख लेना,
इसी के साथ में हमारे ग्रामीण के जो प्रकार होते हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि ग्रामीण अल्टीमेटली होता है क्या। तो ग्रामीण का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल में कोई भी फसल उग रही है उसके बीजों का चयन करना और उसको खेती करना, उन बीजों का, उसे हम ग्रामीण कहते हैं। ग्रामीण के ये ग्रामीण जो होता है ये पादप प्रजनन के इतिहास की पहली अवस्था होती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आता है जब हमने वो 100 बीज लाकर उसके हम खेती करने लग गए थे, तब उसका उन फसल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला प्रभाव पड़ता है इसके अंदर जो विसरण की जो क्रिया होती है या तो समाप्त हो जाती है या फिर बिल्कुल ही कम हो जाती है। पहला प्रभाव ये पड़ता है। दूसरा प्रभाव पड़ता है जो भी फसलें जो होती हैं उनके जो दाने जो होते हैं उनके आमाप और दानों की जो साइज होती है उनके अंदर वो वृद्धि हो जाती है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। एक और इसका प्रभाव पड़ता है वो याद रखना है आपको। एक और प्रभाव पड़ता है, एक और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नंबर 3 पर हो जाएगा। जो प्रभाव पड़ता है वो हो जाएगा फसल की जो पकने की जो अवधि होती है, पकने की अवधि में क्या आई है, कमी आई है। पकने की जो अवधि होती है, पकने की अवधि में कमी, ये इसका तीसरा प्रभाव होता है, ये याद रखना। फसल की जो पकने की जो अवधि होती है उसमें क्या आई है, कमी आई है। जब हमने ग्रामीण को अपनाया तब फसल की पकने की अवधि में कमी आती है। ये 3 प्रभाव हमें याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद में जो चयन जो होता है ग्रामीण का, जो हम चयन करते हैं उसके आधार पर फसल ग्रामीण को 2 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक वर्ण और दूसरा हो जाएगा कृत्रिम वर्ण। प्राकृतिक वर्ण में क्या होता है, जो वर्ण का जो कारक होता है वो प्राकृतिक माध्यम से होता है, तो उसे हम प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। जैसे जलवायु हो सकता है, वहाँ की सॉइल हो सकती है, वहाँ के जो भी बायोटिक फैक्टर हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आता है हमारे कृत्रिम वर्ण। जो चयन का जो कारक है वो अगर मनुष्य अपने हाथों से करता है तो उसे हम कृत्रिम वर्ण के नाम से जानते हैं। इसी के साथ में हमारे ग्रामीण यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब इसके अंदर हम देखते हैं अगला जो टॉपिक आता है ग्रामीण के अंदर, वो आता है हमारे प्राकृतिक वर्ण और कृत्रिम वर्ण में अंतर, वो हम देखते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया तो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसके प्रकार, प्रकार नहीं, इसके हम देखते हैं जो हमने प्रकार देखे इनके अंदर हम देखते हैं इनका अंतर, देखते हैं कि प्राकृतिक वर्ण और कृत्रिम वर्ण में क्या क्या अंतर है। ये सीधा सीधा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि प्राकृतिक वर्ण और कृत्रिम वर्ण में अंतर लिखिए। तो अंतर की बात करें तो एक तरफ तो आ जाएगा हमारे यहाँ पर गुण आ जाएगा, यानी कि अभिलक्षण आ जाएगा, क्या क्या कैरेक्टर है, और एक तरफ आ जाएगा यहाँ पर हमारे प्राकृतिक कारक या फिर प्राकृतिक वर्ण, ठीक है। और इधर आ जाएगा हमारे कृत्रिम वर्ण, क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे कृत्रिम वर्ण, ठीक है ना, जिसको हम इंग्लिश में आर्टिफिशियल सिलेक्शन के नाम से जानते हैं, इसको हम नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा जो पहला जो गुण आ जाएगा वो आ जाएगा वर्ण का कारक, वर्ण का कारक, यानी कि वर्ण का कारक का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम किस विधि की सहायता से वर्ण कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो वर्ण का जो कारक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक माध्यम। इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक माध्यम। प्राकृतिक वर्ण के अंदर जो वर्ण का जो कारक होता है वो क्या होता है, स्वयं प्रकृति होती है और उसके घटक होते हैं। तो माध्यम कौन सा हो जाएगा, प्राकृतिक माध्यम। और इसके अंदर हो जाएगा क्या, कृत्रिम माध्यम। इसके अंदर क्या हो जाएगा, कृत्रिम माध्यम, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें नंबर 2 हो जाएगा इसके अंदर अगला जो टॉपिक आ जाएगा वो आ जाएगा गुण कौन सा हो जाएगा, विविधता। यानी कि जब हम ग्रामीण की जब प्रोसेस अपनाते हैं, जंगल से हम बीज का सिलेक्शन करते हैं और उसके हम खेती करने लग जाते हैं, तब उनके अंदर जो विविधता रहती है वो विविधता किस में ज़्यादा रहती है और किस में कम रहती है। जब वर्ण का जो कारक होता है वो प्राकृतिक माध्यम से चयन किया जाता है, तब उसके अंदर जो विविधता जो होती है वो क्या रहती है, इसके अंदर ज़्यादा होती है। जब हम प्राकृतिक रूप से जब प्रकृति के द्वारा किसी भी चीज़ का चयन किया जाता है तो उसके अंदर जो विविधता होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। और कृत्रिम वर्ण के अंदर बात करें तो केवल, इसमें याद रखिएगा, केवल चयनित किस्म में, केवल जो चयनित जो किस्म होती हैं, केवल चयनित किस्म में विविधता ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। केवल चयनित किस्म में विविधता ज़्यादा होती है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। केवल हम मान लेते हैं पहले 100 फसल 5000 पौधे जंगल में उग रहे थे, अब उसमें से केवल हमने 100 बीजों का चयन किया है और उनसे जो 100 पौधे जो नए बनेंगे उन्हीं में केवल विविधता ज़्यादा होगी, बाकी के अंदर विविधता नहीं होगी। लेकिन प्राकृतिक वातावरण में जो भी चीज़ पाई जाती है उसके अंदर हमेशा विविधता अपने को देखने को मिलेगी, तो इसमें ज़्यादा होती है, इसमें केवल चयनित किस्म में ज़्यादा होती है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 हो जाएगा, इसके अंदर जो गुण आ जाएगा वो हो जाएगा अनुकूलन।
क्या आ जाएगा, अनुकूलन। अनुकूलन जो होता है इसको इंग्लिश के अंदर हम एक्लीमेटाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, अनुकूलन। तो अनुकूलन की जो दर होती है वो प्राकृतिक वातावरण में क्या होती है, ज़्यादा होती है। अनुकूलन की जो दर होती है वो किस में ज़्यादा होती है, प्राकृतिक वातावरण या जो हमारे प्राकृतिक वर्ण होता है उसके अंदर अनुकूलन की जो दर जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। और कृत्रिम वर्ण में क्या होता है, केवल जो चयनित जो किस्म होती हैं उसके अंदर हमारे ज़्यादा होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। केवल जो हमारे चयनित किस्म जो होती हैं उसी के अंदर हमें अनुकूलन ज़्यादा देखने को मिलता है, बाकी किस्मों के अंदर हमको देखने को नहीं मिलता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 जो पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा इसके अंदर जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर जो जनन जो होगा वो क्या होगा, सभी समष्टि के अंदर क्या होगा, जनन होगा। सभी समष्टि का शाब्दिक अर्थ होता है यहाँ पर फसल, या फिर जो भी फसल नहीं हो जाएगा यहाँ पर हम किस्म लिखते हैं, ठीक है ना। समष्टि का अर्थ क्या हो जाएगा, किस्म, यानी कि प्राकृतिक वातावरण या प्राकृतिक माध्यम से जितने भी किस्मों का चयन किया जाता है, जंगली किस्मों का, उन सभी के अंदर जो जनन होता है वो क्या होता है, वो समान रूप से, एक समान रूप से होता है, ये याद रखना है। तो सभी समष्टि या सभी किस्म में जो जनन जो होगा वो कैसा होगा, सभी किस्म में एक समान, सभी किस्म में क्या होगा, सभी किस्म में जो जनन होगा वो कैसा होगा, एक समान होगा, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। और कृत्रिम वर्ण की बात करें तो इसके अंदर जो जनन की जो प्रोसेस होगी वो केवल चयनित किस्म में होगी, केवल जो चयनित किस्म जो होगी, ठीक है ना, केवल चयनित किस्म में जनन क्या होगा, केवल चयनित किस्म में जो जनन की जो प्रोसेस होगी वो ज़्यादा होगी, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये प्रमुख अंतर होते हैं, प्राकृतिक वर्ण और कृत्रिम वर्ण में अंतर होता है। और ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि ग्रामीण का जो प्राकृतिक वर्ण और कृत्रिम वर्ण जो होता है उसके अंदर अंतर लिखिए, तो ये याद रखिएगा, 4 पॉइंट आपको याद रखना है। और प्राकृतिक वर्ण और कृत्रिम वर्ण में क्या अंतर होता है वो यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। इसी के साथ में हमारा जो पहला जो विविधता का उत्पादन के अंदर जो टॉपिक होता है ग्रामीण, वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है। इसी के साथ में हम आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।